ओके, गुड मॉर्निंग क्लास। बायोमैग्नेटिक्स एंड स्पोर्ट्स हमारा चैप्टर चल रहा था और उसमें पहले 3 टॉपिक आपके खत्म हो चुके हैं। बायोमैग्नेटिक्स, उसकी डेफिनेशन और उसके अलावा लीवर, और लीवर के बाद इक्विलिब्रियम, ये टॉपिक आपके हो चुके हैं। और आज जो है हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है फ्रिक्शन। ओके, आज हम पढ़ने वाले हैं फ्रिक्शन। फ्रिक्शन 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 एक्चुअल में है क्या? घर्षण, वही है फ्रिक्शन आपका। एक्चुअल में जैसे न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ में पढ़ा था आपने, लॉ ऑफ इनर्शिया में, जब कोई ऑब्जेक्ट मोमेंट में रहता है तो मोमेंट में ही रहेगा जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स काम ना करे, या कोई ऑब्जेक्ट स्टेबल है, स्थिर है, तो तब तक स्टेबल रहेगा जब तक वो उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं करेगा। ठीक है, इतना हम सब लोग जानते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं फ्रिक्शन के टाइप। फ्रिक्शन की बात करूं तो फ्रिक्शन 4 टाइप का होता है आपका। फ्रिक्शन 4 टाइप का होता है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग, रोलिंग, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग रोलिंग, फ्लूइड फ्रिक्शन एंड स्टैटिक फ्रिक्शन ये 4 प्रकार का आपका फ्रिक्शन होता है। मेनली 4 टाइप्स का आपका फ्रिक्शन होता है। 4 टाइप का आपका फ्रिक्शन होता है। और चैप्टर छोटा है लेकिन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये फ्रिक्शन वाला भी बोर्ड में आया हुआ है। इससे अगला जो क्वेश्चन है एयर रेजिस्टेंस, वो भी बोर्ड में आया हुआ है। अलग अलग साल में अलग अलग क्वेश्चन आता है। ये जो आपका न्यूटन्स लॉ है ये भी बोर्ड में आया हुआ है, पर ज्यादातर इन दोनों में से क्वेश्चन बनता है, फ्रिक्शन और ये जो आपका अगला क्वेश्चन आएगा ना, एयर रेजिस्टेंस वाला, पैराबोला वाला, प्रोजेक्टाइल ट्रैजेक्टरी वाला, इनमें से ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं। इन दोनों में से या तो फ्रिक्शन दे देगा, कभी आपका प्रोजेक्टाइल ट्रैजेक्टरी दे देगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइड होने वाला फ्रिक्शन क्या है? जैसे आप किसी सरफेस के ऊपर स्लाइड होते हुए चले जाते हो, ठीक है, उसको बोलते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन क्या है? रोल होना, घूमते हुए जब फ्रिक्शन हमारी बॉडी के ऊपर लगे तो उसको हम रोलिंग फ्रिक्शन का नाम दे दिए होते हैं। फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होता है? जब कोई ऑब्जेक्ट फ्लूइड में मूवमेंट करता है और उस दौरान जो फ्रिक्शन उसकी बॉडी के ऊपर लगता है उसको हम फ्लूइड फ्रिक्शन के नाम से जानते हैं। चौथा, स्टैटिक फ्रिक्शन, जब किसी ऑब्जेक्ट की स्टेबिलिटी की वजह से उसको ऊपर जो भी फ्रिक्शन लगता है उसको हम स्टैटिक फ्रिक्शन के नाम से जानते हैं। अब इसमें क्वेश्चन एक और बन जाता है कई बार, वेदर फ्रिक्शन इज एडवांटेजिनस और डिसएडवांटेजिनस इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम्स। यानी कि जो घर्षण है, फ्रिक्शन है, वो स्पोर्ट्स में बेनिफिशियल है, लाभदायक है, या तो फिर हार्मफुल है, हानिकारक है। स्पोर्ट्स में फ्रिक्शन के फायदे हैं, नुकसान है, एडवांटेजिनस है कि डिसएडवांटेजिनस है। और आपका जवाब होना चाहिए यस, फ्रिक्शन इज एडवांटेजिनस एज वेल एज डिसएडवांटेजिनस इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम्स। यानी कि जो फ्रिक्शन है, घर्षण है, वो स्पोर्ट्स के फील्ड में लाभदायक भी है और हानिकारक भी है। ये अपने आप में दोनों पहलू को समेटे रहता है, दोनों हिस्सों को समेटे रहता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, सपोज करिए फायदेमंद कैसे और नुकसानदायक कैसे। आपने देखे होंगे फुटबॉल के प्लेयर, क्रिकेट के प्लेयर, एथलीट्स, स्प्रिंटर्स, फ्रिक्शन को कम करने के लिए स्पाइक लगाते हैं एथलीट्स अपने जूतों में। फुटबॉल के प्लेयर स्टड लगाते हैं, स्टड वाला जूता पहनता है फुटबॉल का प्लेयर, और बाकी एथलीट क्या करते हैं? स्पाइक वाला जूता पहनते हैं। किस चीज के लिए? फ्रिक्शन को कम करने के लिए, ताकि उनकी बॉडी के ऊपर फ्रिक्शन कम लगे और वो अच्छे से मूवमेंट कर सके। ऐसे ही बैडमिंटन खेलने वाले प्लेयर
अगर वुडन कोर्ट पे खेलते हैं, किस कोर्ट पे, वुडन कोर्ट पे अगर खेलते हैं तो अपने जूतों के नीचे लाइम लगा लेते हैं, चूना लाइम लगा लेते हैं, जिससे वो उनका पैर स्लिप ना हो। लकड़ी वाला कोर्ट होता है, उस पे पैर बहुत ज्यादा स्लिप होता है, तो उस वहां फ्रिक्शन बढ़ाने के लिए, फ्रिक्शन बढ़ाने के लिए वो क्या करेंगे, फ्रिक्शन को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, चूना लगा लेते हैं। ऐसे ही आपने वेट लिफ्टर देखा होगा, वेट लिफ्टर भी अपने हाथों पे चूना लगा के तब वो करते हैं। शॉर्ट पुटर भी ऐसे ही होते हैं। उसके अलावा जो जिम्नास्टिक के प्लेयर होते हैं वो भी अपने हाथ पे चूना लगा करके हॉरिजॉन्टल बार, हॉरिजॉन्टल बीम को पकड़ते हैं। ठीक है, अब इसके दूसरे पहलू के बारे में हम लोग देख लेते हैं। इसके अपोजिट, अगर कोई साइकिलिंग करने वाला है, साइकिलिंग, वो तो क्या चाहेगा, वो चाहेगा कि फ्रिक्शन कैसे भी करके, मतलब उसके साइकिल के टायर के बीच, उसके साइकिल के टायर के बीच और उसके बीच जितना फ्रिक्शन कम होगा तो उसको उतनी ही ताकत कम लगानी पड़ेगी और उतनी ही ज्यादा उसकी साइकिल तेज दौड़ेगी। ठीक है, समझ रहे हैं। कई बार क्रिकेट खेलते टाइम बैट्समैन बॉल मारता है और वो बाउंड्री से पहले ही रुक जाती है, बाउंड्री पे जाने से पहले ही रुक जाती है फ्रिक्शन की वजह से। तो इसके आप दोनों पहलू रख सकते हैं, दोनों चीजें रख सकते हैं कि भैया ये लाभदायक भी है और ये हानिकारक भी है। दोनों अपने आप में, दोनों ही पहलू को ये समेटे रहता है। कौन, फ्रिक्शन। कहाँ, स्पोर्ट्स में। क्लियर हो जाएगा। अब इसके बाद अगर बात करोगे, जैसे प्रोजेक्टाइल ट्रैजेक्टरी है, प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टाइल और प्रोजेक्टाइल ट्रैजेक्टरी, ये क्या होता है, ये क्या होता है भाई। सपोज करिए आप जेवलिन थ्रो करते हैं, क्या करते हैं, जेवलिन थ्रो करते हैं। आपका एरिया ये है जेवलिन थ्रो करने के लिए, यहाँ से आपको जेवलिन थ्रो करना है, ये आपका एक निर्धारित आपका जो थ्रोइंग लाइन है वो है, और यहाँ से आपको जेवलिन थ्रो करना है। प्रोजेक्टाइल ट्रैजेक्टरी होती क्या है उसको समझ लीजिए। जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को हवा में फेंकते हैं हॉरिजॉन्टली या तो फिर किसी एक्यूट एंगल के ऊपर, मैं बता रहा हूं आपको, या तो आप हॉरिजॉन्टली उसको थ्रो करिए, हॉरिजॉन्टली, या किसी एक्यूट एंगल के ऊपर अगर आप उसको थ्रो करते हैं, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का मतलब क्या होता है, किसी निर्धारित कोण के ऊपर, एंगल का मतलब होता है कोण, किसी निर्धारित कोण के ऊपर आप उसको थ्रो करते हैं या हॉरिजॉन्टली थ्रो करते हैं। हॉरिजॉन्टली मतलब क्या होता है, जब हम जेवलिन फेंक रहे हैं और ऐसे ऊपर की तरफ फेंकते हैं और वो बहुत दूर जाके गिरता है ना, तो वो एक पाथ, तो वो फेंकने के बाद उसको हॉरिजॉन्टली या एक्यूट एंगल पे, उस चीज को क्या कहते हैं, प्रोजेक्टाइल ट्रैजेक्टरी। प्रोजेक्टाइल ट्रैजेक्टरी किसी एक्यूट एंगल पे या हॉरिजॉन्टली फेंकने को, किसी भी स्पोर्ट्स ऑब्जेक्ट के, शॉटपुट हो गया, जेवलिन हो गया, किसी भी एक्यूट एंगल पे जब हम इनको थ्रो करते हैं, फेंकते हैं या हॉरिजॉन्टली फेंकते हैं, उस चीज को हम प्रोजेक्टाइल ट्रैजेक्टरी के नाम से जानते हैं। और एक और चीज है इसमें, प्रोजेक्टाइल ट्रैजेक्टरी में ऑब्जेक्ट जिस पाथ को फॉलो करता है, जिस पाथ को फॉलो करता है वो पाथ क्या कहलाता है, पैराबोला। क्या कहलाता है, पैराबोला। ये आपकी सरफेस है, ये आपकी सरफेस है, और ये जो पाथ फॉलो किया है किसी भी ऑब्जेक्ट ने, चाहे वो शॉटपुट है, चाहे वो जेवलिन है, या दूसरा एग्जांपल आप लॉन्ग जंप का भी दे सकते हैं। लॉन्ग जंप में भी ऐसे ही करके हम जाते हैं, तो वही अलग अलग एग्जांपल आप इसमें दे सकते हैं। लॉन्ग जंप, शॉटपुट, जेवलिन, अलग अलग एग्जांपल आप डेफिनेटली इसमें लगा सकते हैं। फिर से एक बार समझा रहा हूं, एक्चुअल में जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को एक एक्यूट एंगल के ऊपर या हॉरिजॉन्टली थ्रो करते हैं, उस चीज को हम प्रोजेक्टाइल ट्रैजेक्टरी के नाम से जानते हैं। ठीक है,
प्रोजेक्टाइल ट्रैजेक्टरी के नाम से जानते हैं। और जो प्रोजेक्टाइल ट्रैजेक्टरी में जो पाथ फॉलो किया गया है उसको हम पैराबोला के नाम से जानते हैं, उसको हम पैराबोला के नाम से जानते हैं। इतना क्लियर है? अब जो ये जो आपकी प्रोजेक्टाइल ट्रैजेक्टरी है इसको कई चीजें अफेक्ट करती हैं, इसको कई चीजें अफेक्ट करती हैं, और वो कई चीजें कौन कौन सी हैं पढ़ लेते हैं। प्रोजेक्टाइल ट्रैजेक्टरी को कई चीजें अफेक्ट करती हैं। एक हो जाता है आपका एयर रेजिस्टेंस। क्या हो जाता है बेटा? रेजिस्टेंस। नंबर 2 हो जाता है आपका थ्रोइंग एंगल। स्पिन और ग्रेविटी इनिशियल वेलोसिटी और हाइट ऑफ लैंडिंग सरफेस। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं अफेक्ट करती हैं बेटा। जब आप थ्रो करोगे या जंप करोगे तो कुछ चीजें हैं जो अफेक्ट डालने का काम करेंगी। वो रहती है, सबसे पहले रहते हैं एयर रेजिस्टेंस। क्या रहता है? एयर रेजिस्टेंस। एयर रेजिस्टेंस क्या? हवा का प्रतिरोध। समझिए बातों को, हवा का प्रतिरोध। सपोज करिए जिस डायरेक्शन में आप थ्रो करने वाले हैं, अगर आपके थ्रो के साथ साथ हवा बह रही है तो आपका थ्रो ज्यादा दूर जाएगा, और जिस डायरेक्शन में आप थ्रो करने वाले हैं उसके अपोजिट हवा बह रही है तो आपका थ्रो कम दूरी तय करेगा। क्लियर? एक चीज हो गई। ओके, दूसरी चीज थ्रोइंग एंगल। थ्रोइंग एंगल एक्चुअल में क्रिकेट बॉल हो गई, शॉटपुट हो गया, जेवलिन हो गया, डिस्कस हो गया, इन सब के लिए एक एक्यूट एंगल साइंटिफिक मेथड के अनुसार तय किया गया है। क्रिकेट बॉल को हम 45 डिग्री के एंगल से फेंकेंगे, थ्रो करेंगे तो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करेगी। शॉटपुट को हम 42 डिग्री के एंगल से ऊपर फेंकेंगे, 42, 43, 44, 45 तक, तो वो मैक्सिमम डिस्टेंस तय करेगा। जेवलिन को हम 32 डिग्री के एंगल के आसपास रह करके फेंकेंगे तो वो मैक्सिमम डिस्टेंस तय करेगा। कहने का मतलब ये है कि अलग अलग चीजों को अलग अलग एंगल से अगर आप थ्रो करते हैं तो वो मैक्सिमम डिस्टेंस तय करते हैं। ये साइंस ने प्रूफ किया है। प्रूफ कैसे करता है? जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनते हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड में हर चीज को नोट किया जाता है कि किस एंगल से फेंका है थ्रो, किस एंगल को यूज किया है, किस पोस्चर को यूज किया है, किस स्किल को यूज किया, किस टेक्निक को, सारी चीजें, और वही चीज फिर आपकी बुक्स में पब्लिश हो जाती है। क्लियर? उसके बाद आ जाता है स्पिन। स्पिन इंपॉर्टेंट होता है शॉटपुट के लिए, डिस्कस के लिए। आपने देखा होगा शॉटपुटर अपने शॉटपुट को यहां पे प्लेस करता है, यहां प्लेस करने के बाद अगर शॉटपुट घूमते हुए जाता है तो बहुत एयर रेजिस्टेंस को काटने का काम करेगा। एयर रेजिस्टेंस मतलब हवा के प्रतिरोध को काटने का काम करेगा और ज्यादा डिस्टेंस तय करेगा, ज्यादा ट्रेवल करेगा हवा में। ठीक है? आपने ऐसे ही देखा होगा लॉन्ग जंप में सीजर्स टेक्निक होती है, कैंची चलाने वाली टेक्निक। ठीक है? हैंग स्टाइल होता है, लटकने वाला स्टाइल, हवा में लटकने वाला स्टाइल और पैर चलाने वाला स्टाइल। मतलब अलग अलग टेक्निक्स यूज करी जाती हैं खिलाड़ियों के द्वारा कि वो हवा में ज्यादा दूरी तय कर सकें। अलग अलग टेक्निक का यूज करते हुए वो क्या करती हैं? हवा के प्रतिरोध को काटते हुए ज्यादातर दूरी तय करते हैं, ज्यादा से ज्यादा दूरी तय करते हैं, ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस कवर करते हैं। ग्रेविटी जहां ज्यादा रहती है, ग्रेविटेशनल फोर्स जहां ज्यादा रहता है वहां कहीं ना कहीं दिक्कतें आपको महसूस होती हैं। हाई एल्टीट्यूड पे ट्रेनिंग करने लगो, आपकी परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं अलग होगी। आप जमीन स्तर पे परफॉर्म करने लगो,
समुद्र तल पे परफॉर्म करने लगो तो वहां आपकी परफॉर्मेंस अलग होगी। ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी मतलब जो आपकी आंतरिक वेलोसिटी रहती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, उसके ऊपर भी दूरी, कितनी दूरी कोई ऑब्जेक्ट तय करेगा वो डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है। उसके अलावा हाइट ऑफ लैंडिंग सरफेस, लैंडिंग सरफेस की हाइट कितनी है और आप किस एंगल से रिलीज कर रहे हैं। सपोज करो आप ऊंचे से नीचे की तरफ रिलीज कर रहे हो तो आपको कोई भी एंगल घटाना पड़ेगा, घटा करके तब आप थ्रो करोगे। और नीचे से अगर सरफेस नीचा है और आप थ्रो कर रहे हैं ऊपर की तरफ तो एंगल ऑब्वियसली आपको बढ़ाना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। तो इन सारी चीजों के ऊपर बेटा जो आपका प्रोजेक्टाइल ट्रैजेक्टरी है वो इन सारी चीजों के ऊपर, और जो डिस्टेंस है किसी भी ऑब्जेक्ट की, इन सारी बातों के ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर? ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। आप इसमें जितना भी बुक वर्क है, ध्यान रखना मैं हर चैप्टर के बाद कहता हूं बुक वर्क जरूर करना है। जितने भी डायग्राम आपकी किताब में है, जितनी भी पिक्चर आपकी किताब में है, उन सबको देखना है, वो भी पेपर में दी जाती हैं। केस स्टडी में दे देंगे आपको, एमसीक्यू में भी आपको एक आध पिक्चर, एक आध आसन आपको देखने को मिल जाएगा कि हाँ भाई पहचान के बताओ ये कौन सी डिफॉर्मिटी है, पहचान के बताओ ये कौन सा आसन है, वो सारी चीजें आएंगी डेफिनेटली। तो आज के लिए इतना ही, ये चैप्टर फिनिश हो गया आपका। ओके।